हाँ जी, तो हमारा जो री नीट का एग्ज़ाम है उसकी डेट हमें पता है कि है 21 जून। एंड अगर अब से शुरू करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि जब भी कोई री एग्ज़ाम होता है ना, तो जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ़र कर दिया जाता है। दैट मीन्स जो अभी 3 मई को हमने एग्ज़ाम दिया था उससे टफ़र साइड पे जो है हमारा 21 को एग्ज़ाम रहने वाला है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये कि जो हमें अभी लिमिटेड टाइम मिला है, दैट इज़ अगर मैं अब से काउंट करती हूँ तो हमारे पास ऑलमोस्ट 30 डेज़ बचे हैं। तो हम इन 30 डेज़ को बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज़ करें, क्योंकि एक भी गलत डिसीजन, एक भी गलत चॉइस हमें कॉस्ट कर सकती है कि जितने मार्क्स या जितना पोटेंशियल स्कोर हम ला सकते हैं ना, हम उससे कम स्कोर करेंगे। तो ये रिस्क हम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी मेडिकल जो कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारी एक सीट पक्की करनी है। तो इसके लिए हम ये लास्ट के 30 डेज़ को पूरे बेस्ट तरीके से फुल जोश के साथ सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा ड्रीम कॉलेज है हम उसको अचीव कर पाएँ। तो इसके लिए जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एंड नेक्स्ट 30 डेज़ आपको अच्छे से फॉलो करना है एंड अपने माइंड में साथ साथ चीज़ों को, वो बोलते हैं ना कि अच्छा करते जाना है, ताकि हम अपना बेस्ट 21 जून को दे पाएँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं उनमें से फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ जो कि नॉन नेगोशिएबल है, दैट इज़ कि आपका जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस, आप उसका बैठ के एनालिसिस करोगे। सबसे पहले तो आपका जो स्कोर आ रहा होगा उस पेपर का, उसको देख के उसका रीज़न फाइंड करो कि अगर मेरे लेस देन 600 आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, अगर मेरे लेस देन 700 आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पोटेंशियल स्कोर होगा कि मुझे 650 प्लस चाहिए, मुझे 700 प्लस चाहिए। तो अगर वो अचीव नहीं हो पाया है 3 मई वाले एग्ज़ाम में, तो उसका रीज़न क्या था। विद दैट उसकी सारी मिस्टेक्स कि एग्ज़ाम वाले दिन उस प्रेशर के अंदर हमने क्या क्या गलतियां किया उनको लिस्ट डाउन करो एंड अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को प्रॉपरली देखो कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्या आपकी वीकनेसेस है। उस पेपर वाले दिन कौन सी एकेडमिक चीज़ें थी जिन्होंने आपकी हेल्प की एंड कौन सी एकेडमिक चीज़ें थी जिन्होंने आपके मार्क्स को लूज़ करवाया। विद दैट सिमिलरली नॉन एकेडमिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें वो 720 मार्क्स, वो 180 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं सिर्फ उस टाइम स्पेन के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कैसे किस डायरेक्शन में काम करना है, ताकि हम हमारी स्पीड को, एक्यूरेसी को, सब चीज़ों को सही रख पाएँ। तो फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल इज़ कि आप अपने 3 मई वाले नीट एग्जाम को अच्छे से एनालाइज करोगे कि आपने उस दिन कितना स्कोर किया है एंड उसका रीज़न क्या है, आप और बेटर क्या क्या कर सकते हो। विद दैट अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं मिस्टेक्स पे हम ये लास्ट के 30 डेज काम करके इनको बेटर कर रहे होंगे एंड एक्चुअल में 21 को अपना बेस्ट दे रहे होंगे। अब अगर मैं आगे चलती हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने एनालाइज कर लिया, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, आपको अपनी वीकनेसेस पता है। अब आप अपने सिलेबस को डिफाइन करोगे। देखो 3 मई तक हमने पीसीबी के प्रॉपरली चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे, राइट। तो हमें पता है कि मेरा जो सिलेबस था जिस पे मैंने काम किया था उसमें मुझे पता है कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है, कौन से वो चैप्टर्स हैं जो मीडियम लेवल पे है और कौन से वो चैप्टर है जो वीक है, लाइक जिनको आप टाइम नहीं दे पाए थे। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये लास्ट 30 डेज़ हैं, तो अब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें मैं ये वाले सेक्शन को अच्छा करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकती हूँ, राइट। तो ये वाले सेक्शन को यूज़ करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रॉन्ग और मीडियम है वो उसी लेवल पे रहे। एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम बात कर रहे हैं ना कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, ये वीक चैप्टर है, तो हमेशा जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, हमेशा जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करनी है एंड विद दैट प्रायोरिटाइज करके हमें वीक को धीरे धीरे बूस्ट करते जाना है, वीक को मीडियम तक लाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने वीक को ज़्यादा टाइम दे दिया एंड हम अपने स्ट्रॉन्ग्स को भूल गए, जिसकी वजह से जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो भी हमारी वीकनेस बन गई। ठीक है, तो इसीलिए अभी सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉपर चैप्टर लिस्ट प्रिपेयर करोगे पीसीबी के लिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से मीडियम है, कौन से वीक है, प्रॉपर डिटेल में। कि कुछ चैप्टर्स आपके हो सकते हैं ना जिसकी सिर्फ थ्योरी डन है, जिसकी सॉल्विंग आपने नहीं की हुई है, या जिसकी सिर्फ PYQs डन है, प्रॉपर सॉल्विंग आपने नहीं की थी। ऐसे करके प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करो कि ठीक है इसकी सॉल्विंग पेंडिंग है या इसकी थ्योरी सॉल्विंग दोनों पेंडिंग है। ऐसे करके प्रॉपर लिस्ट बनाओ। ठीक है, उसके बाद हम प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके बाद हम प्लान रेडी करेंगे कि मुझे कैसे कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, तो ये करके आपको सबसे पहले अपना सिलेबस डिफाइन करना होगा। अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो चैप्टर्स मैं 3 मई से पहले नहीं कर पाई थी या जिनको मैं अच्छा नहीं कर पाई थी उनको अब अच्छा करके डेफिनेटली मैं मेरे स्कोर को बूस्ट कर सकती हूँ। अब इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमें हमारी स्ट्रेंथ
बना के रखना है, और जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको हमें धीरे धीरे मीडियम लेवल पे लाना है, धीरे धीरे बेटर करना है। तो सबसे पहले आप अपनी रिवीजन को प्रायोरिटाइज करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना जो नेक्स्ट 30 डेज का प्लान सेट कर रहे हो उसमें जो आपके स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम चैप्टर्स हैं ना उनकी आप सॉल्विंग के थ्रू रिवीजन कर रहे हो। अब सॉल्विंग के थ्रू रिवीजन ही की जाती है। आपको लगता है अगर मुझे रिवाइज करना है तो मुझे चीज़ें लाइक नोट्स हैं ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी दोबारा, नहीं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें रिलेट होगी एंड उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा सॉल्विंग से रिवीजन करने की कोशिश करोगे ना दैट वुड बी बेटर। देन अगर मैं वीक सब्जेक्ट की बात करूँ तो प्रॉपरली हम टाइम डिफाइन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा पूरा दिन वीक चीज़ों को दे देना, नहीं। मैंने प्रॉपर टाइम डिफाइन करके चीज़ें करनी है कि मैं इनको कितना टाइम दे रही होंगी, विद दैट मैं वीक को थ्योरी प्लस सॉल्विंग, जैसे आज मैंने सिर्फ थ्योरी की, कल मैं इसकी सॉल्विंग करूंगी, ऐसे करके। तो टाइम डिफाइन करना है। तो आप कर क्या रहे होगे, डेली आपने स्ट्रॉन्ग मीडियम तो उठानी है, इसको आप ऐसे ही प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आप 2-3 चैप्टर्स एक साथ उठा लो एंड उसमें ग्रुप सॉल्विंग कर लो, ठीक है। उसमें आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने जो भी मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करना चाहते हो या आप PYQs को यूज़ करना चाहते हो, पर सॉल्विंग करनी है, ठीक है। उसके थ्रू ही रिवीजन कर रहे होंगे हम, ठीक है। फिर आपको जो लूप होल्स दिखेंगे ना कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर में एक स्पेसिफिक मैं बात करूँ कि कंसेप्ट है जो आपका वीक है, जैसे अगर केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि जो मेरा वो पार्ट होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, उसके अंदर मुझे पता है कि मेरा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट वीक है या वो वीक है, तो मैं सिर्फ उसी को जाके रिवाइज करूँगी। तो ऐसे करके प्रायोरिटाइज करना है। तो स्ट्रॉन्ग मीडियम का तो जो फ्लो है वैसा रहने वाला है। वीक के लिए प्रॉपर्ली मैंने टाइम डिफाइन किया कि मैं आज सिर्फ थ्योरी कर रही होंगी या थोड़ी सी जो भी थ्योरी कंप्लीट करके मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी, जो भी है वो डिफाइंड होना चाहिए। डेली हम चीज़ें अपनी डिफाइन कर रहे होंगे, रात को ही हम फिक्स करके सो रहे होंगे कि कल मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। ऐसे करके हम अपने सिलेबस को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे, हमारी रिवीजन को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे। इससे होगा क्या कि जब एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा ना तो स्ट्रॉन्ग और मीडियम वाले तो जो मीडियम वाले होंगे वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, तो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की लिस्ट ज़्यादा हो जाएगी और जो वीक वाले हैं वो भी मीडियम में आ जाएंगे। तो अगर मेरे वीक वाले मीडियम में आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस हाई होगा और डेफिनेटली ये आपको आपके स्कोर में बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मॉक टेस्ट। हमें इस हफ्ते जो लास्ट 30 डेज है इसमें प्रॉपरली मॉक टेस्ट देने हैं, उसके साथ साथ उनका एनालिसिस करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मॉक के अंदर अगर लेस देन 600 आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, अगर वो 650 से 700 के बीच में तो क्यों है, क्योंकि मुझे तो 700 प्लस स्कोर करना है, तो वो जा क्यों नहीं रहा है। तो इसके लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, ताकि आप उनको ठीक कर पाओ। एंड बहुत बार हमें ये लगता है कि हम एकेडमिक वाइज ही वीक हैं इसलिए हमसे गलतियाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत नॉन एकेडमिक गलतियाँ होती है जो कि आप गलत कर रहे होते हो, जो कि अगर मैं मॉक स्किल्स की बात करूं उनमें आप गड़बड़ कर रहे हो, तो इस वजह से आपका स्कोर जो है वो डिप करता है। या तो आप क्वेश्चन सिलेक्शन सही नहीं कर रहे हो। देखो हमें पता है कि हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं उनको मुझे लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब लिमिटेड टाइम है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा और मेरे पास 180 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें स्पीड जो होती है और जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि आप टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हो, राइट। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि मैं जब सॉल्विंग कर रही हूँ ना तो मैं पहले वो क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर रही हूँ जो जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो उससे होगा क्या, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाऊंगी, ठीक है, उससे स्पीड भी इंक्रीज हुई एंड ध्यान के साथ, क्योंकि देखो स्पीड जितना मैटर कर रही है, टाइम जितना मैटर कर रहा है, उतनी ही मैटर एक्यूरेसी करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी के चक्कर में मैंने लगातार 6-7 क्वेश्चन गलत कर दिए, नहीं। मुझे ध्यान से शांत रह के अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करना है। एंड एक्यूरेसी हमेशा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि स्पीड तो मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने पूरा जितना टाइम था उसमें 180 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बट अगर 180 क्वेश्चन में मेरे 50 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो रहे हो तो उन क्वेश्चन का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमें एक्यूरेसी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हम कर क्या रहे होंगे कि मुझे ये सारी मॉक स्किल्स पे वर्क करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आता है पेपर, मतलब मेरी स्पीड ही अच्छी नहीं थी, मैंने टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन सही नहीं किया, मैंने पहले वो क्वेश्चन उठा लिया जो ज़्यादा टाइम लेता है, और अगर मैंने उस पर ज़्यादा टाइम दे दिया तो जो ईजी क्वेश्चन आगे आने वाले थे उनको टाइम ही नहीं मिला, और टाइम नहीं मिला तो मेरे मार्क्स गए। तो इसलिए ये चारों स्किल्स, इसके साथ साथ बहुत सारी मॉक स्किल्स होती है, आपका माइंडसेट मैटर कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती है, उनको प्रायोरिटाइज करना, उनको अच्छे से उन पर काम करना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम मॉक में कर रहे होगे, नहीं, ये डेली सॉल्विंग के अंदर करना होता है। और डेली सॉल्विंग में
टाइम टारगेटेड सॉल्विंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमें पता है लिमिटेड टाइम वाला कंसेप्ट। तो मैं क्या करूँगी, अब जब मैं डेली सॉल्विंग कर रही हूँ ना, तो डेली सॉल्विंग में मैं टाइमर सेट करूँगी एंड उसके अंदर मेरा टारगेट लेके चलूँगी कि इतने टाइमर के अंदर, लेट्स से 1 घंटे के अंदर मुझे 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मेरा टारगेट है एंड मैं उसमें टाइमर चला दूँगी। उसके बाद मैं सॉल्व कर रही होंगी, फिर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं हुए, क्या मेरी स्पीड ठीक थी कि नहीं, क्या मैंने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया कि नहीं। तो ये डेली सॉल्विंग में बिल्ड करनी होती है, इन चीज़ों पे काम करना होता है, फिर मॉक टेस्ट के थ्रू इसको टेस्ट करना होता है कि क्या मैंने इंप्रूव किया कि नहीं किया, नहीं किया वो एनालिसिस से पता चलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। जिन भी लोगों को ये लग रहा है ना कि मेरा स्कोर 600 प्लस जा ही नहीं रहा है, 650 प्लस जा ही नहीं रहा है, उसका एक रीज़न ये है कि आप अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो एनालिसिस के लिए ये सारी मॉक स्किल्स को पहले डेली सॉल्विंग में ठीक करेंगे, उसका इम्पैक्ट हमें मॉक टेस्ट में दिखेगा कि हमारा स्कोर बूस्ट होगा। अब इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर माइंडसेट। देखो एग्ज़ाम वाले दिन जो चीज़ गेम चेंजर रोल प्ले करती है, दैट इज़ माइंडसेट। क्योंकि जो इंसान उस प्रेशर के अंदर, उस स्ट्रेस के अंदर खुद को संभाल के क्वेश्चंस को स्पीड के साथ साथ एक्यूरेटली सॉल्व कर लेता है, उसका स्कोर आ जाता है। एंड जो इंसान परेशान होके, एंग्जाइटी में आके, पैनिक करके स्पीड चाहे इंक्रीज कर ले बट वो अपनी एक्यूरेसी गिरा देता है, जिसकी वजह से गलतियां ज़्यादा होती है। बल्कि आप तो 3 मई को पेपर दे के आए हो, आपने वो प्रेशर, आपने वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है, और आपको पता है ये चीज़ कि जब वो प्रेशर होता है ना कि इतने टाइम में इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, तुम जल्दी जल्दी लगे हुए होते हो एंड उसकी वजह से तुम्हें भी पता है कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि तुम काम एंड कंपोज रहते ही नहीं हो, क्योंकि तुम शांत रहते ही नहीं हो। खुद सोचना, जब तुम रिलैक्स हो, जब तुम शांत हो, तब क्वेश्चन कितने सही बनते हैं, जल्दी बनते हैं, और सारी चीज़ें सही से सोच भी लेते हो। और जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हो, तब होता क्या है, जो सोचना होता है वो सोच भी नहीं पाते हो एंड आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। तो एक्चुअल में हमें मार्क्स तो वहाँ से उठाने हैं ना कि मुझे आती हैं चीज़ें और मैं एक्यूरेटली अप्लाई कर पा रही हूँ। तो उसके लिए काम एंड कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ फाइटिंग एटीट्यूड रखना है। दैट मीन्स कि मुझे प्रॉपरली एग्ज़ाम देने ऐसे जाना है कि बस मेरे सामने क्वेश्चन आएंगे, मुझे उनसे फाइट करना है, मुझे और कुछ नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा पैनिक और इंक्रीज़ होगा। अभी तो हमें पता है कि रीनीट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें माइंड में बार बार घूम रही होंगी कि फिर से पेपर लीक हो गया तो, फिर से ये हो गया तो, वो हो गया तो, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया तो, ये सारे थॉट्स इस टाइम पर परेशान कर रहे होंगे। बट जिस इंसान ने इन सारे थॉट्स से खुद को बचा के, खुद को शांत रख लिया और अपने अंदर वो फाइटिंग एटीट्यूड डाल लिया कि मुझे पता है कि मुझे लड़ने जाना है और मैं लड़के आऊँगी, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर अपना बेस्ट दे के आएंगे। और वो डेफिनेटली सिर्फ इस फैक्टर की वजह से, पता है अगर मैं बात करती हूँ ना जेई मेन के अंदर भी, तो जेई मेन का पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड इस 300 मार्क्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं वो 150 प्लस ही बहुत मुश्किल से जाते हैं, 180 के अराउंड ही घूम रहे होते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन अपने स्कोर को 200 प्लस अचीव करके आता है। कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं गए, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा कि कभी मॉक टेस्ट में 650 प्लस या 700 प्लस नहीं जा रहे, बट एग्ज़ाम वाले दिन कुछ चीज़ें तुम सही करोगे सिर्फ शांत रह के, सिर्फ फाइटिंग एटीट्यूड से, जिसकी वजह से ये स्कोर तुम इजीली अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियां करके लूज़ कर रहे होंगे, तुम वहीं शांत रह के इन स्कोर को बूस्ट कर रहे होगे। एंड अभी भी जब तुम टेस्ट को एनालाइज करोगे ना, तुम्हें दिखेगा बहुत सारी गलतियां तुमने हड़बड़ा के किया, बहुत सारी गलतियां तुमने कन्फ्यूज़न में किया। तो तुम अगर उन गलतियों को मिनिमाइज़ कर दोगे तो डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपने माइंडसेट पे, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो 5 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे, नॉन नेगोशिएबल्स पे बात की है कि मॉक स्किल्स मुझे सही करनी है, मुझे मेरा सिलेबस डिफाइन करना है, मुझे रिवीजन को प्रायोरिटाइज करना है, मुझे मेरे माइंडसेट पे वर्क करना है, ये सारी चीज़ों पे लास्ट 30 डेज में हम एंड टू एंड वर्क कर रहे होंगे। विद दैट अगर मैं बात करती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ों पे बीइंग आईआईटीएन की जो टीम है वो बहुत रिगरसली काम करवा रही होती है। लाइक जेईई एडवांस के पेपर के अंदर वो 6 घंटे का एग्जाम होता है, जिसके अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा डाउन होती है। एंड वो सबसे ज़्यादा डाउन एनर्जी में भी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं एंड डेफिनेटली एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि वो उस नॉन एकेडमिक पार्ट पे ध्यान देते हैं, नॉन एकेडमिक पार्ट पे वर्क करते हैं, जो एक्चुअल में आपकी रैंक बिल्ड करता है। क्योंकि सिर्फ जैसे अगर मैं बात करती हूँ, सिर्फ वो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिर्फ वो 700 प्लस स्कोर पीसीबी से नहीं आते हैं। पीसीबी चाहे आपकी कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आपको वो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट कंट्रोल करना नहीं आता है, आपको एग्ज़ाम के अंदर वो शांत रहना नहीं आता है, तो तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए नॉन एकेडमिक चीज़ें जितना बड़ा रोल एग्ज़ाम वाले दिन डालती है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। तो इसीलिए बीइंग आईआईटीएन की टीम अब आपके साथ भी नीट मेंटरशिप लॉन्च कर रही है, जिसमें आपके साथ ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, माइंडसेट पे कैसे काम करना है, मॉक स्किल्स,
आपके साथ आपको बताया जाएगा कि ये मॉक स्किल पे एक एक करके काम कैसे करते हैं, कैसे एक्चुअल में टाइम टारगेटेड सॉल्विंग कैसे करते हैं, कैसे उन चीज़ों को ट्रैक करते हैं। इन सारी चीज़ों पे आपको गाइड किया जा रहा होगा और आपको बताया जा रहा होगा प्रॉपरली कि कैसे करते हैं, कैसे खुद को इम्प्रूव करना है। एंड डेफिनेटली तुम खुद देख लोगे, जैसे तुम ये चीज़ें अप्लाई करना शुरू करोगे, तुम्हें खुद अपने मॉक टेस्ट के स्कोर के अंदर वो बूस्ट दिखाई देगा, पता चल जाएगा कि कैसे एक्चुअल में स्कोर कैसे करते हैं, एक्चुअल में कैसे अपनी वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो है वो सिक्योर कैसे करते हैं। तो इसके लिए नीट मेंटरशिप के लिए आपको करना क्या है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, वहीं पे आगे की जितनी भी रिलेटेड डिस्कशंस होगी, जो भी रिसोर्सेज होंगे, वो सारी चीज़ें उस चैनल के अंदर शेयर हो रही होंगी। तो फास्ट जाके ज्वाइन कर लो एंड हम शुरू होने वाले हैं। तुम्हें सिखाना कि एक्चुअल में मॉक के स्कोर पे काम कैसे करता है, तुम्हें बताना कि माइंडसेट पे कैसे काम करता है, तुम्हारी वो स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीज़ों को बेटर करवाना, वो सारी चीज़ें यहाँ हो रही होगी विद दैट सारी रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें तुम्हारे लिए एक्चुअल में गेम चेंजर हो सकती है, वो सारी चीज़ें इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक से ज्वाइन कर लो। एंड ये जो मेरे लास्ट के 30 डेज़ हैं, इन 5 चीज़ों पे मैं डेफिनेटली शॉर्ट काम कर रही होंगी। एंड जो मेरा 21 जून है, वो मुझे पता है कि ये 30 डेज़ इतने बेस्ट होंगे कि मैं बेस्ट फाइट 21 जून को मार के आऊँगी एंड एक अच्छी रैंक सिक्योर करूंगी, एक अच्छा स्कोर सिक्योर करूंगी, विद दैट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट पक्की करे होंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।